नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे पीएमएस की 12th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन है। तो सेलिब्रेशन शुरू करने से पहले मैं दो इंसानों को याद करना चाहूंगा। एक तो श्री रविंद्र भाई व्यापारी के जिनके आशीर्वाद से हमारा ये पीएमएस का जर्नी शुरू हुआ था, और लास्ट ईयर यानी ये साल में हमने हमारे एक कलीग और मेरे काफी अच्छे मित्र शशांक भाई कापड़िया को खो दिया, नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना बट बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। तो मैं उनको भी याद करूंगा, वो हर एक एनिवर्सरी में हमारे साथ थे। और अभी आई वुड लाइक टू स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन, तो मैं मेरा प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। आई होप कि आप सबको मेरा प्रेजेंटेशन विजिबल है। 12 इयर्स की जर्नी में दो चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक ये कि जो हमने 2009 जुलाई में शुरुआत की थी, तब से फर्स्ट 6 मंथ में यानी 2009 में ही जो क्लाइंट्स हमें मिले थे, उसमें से आज भी 5 क्लाइंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यानी दे हैव आल्सो सीन लास्ट 12 इयर्स ऑफ आवर जर्नी, अप्स एंड डाउन्स। और आज की दुनिया में कि जहां पे सुबह लिया और दोपहर को बेच दिया उसको भी लॉन्ग टर्म लोग मानते हैं, उसमें ऐसे लोग भी हैं कि जो 12 साल से स्टे इन्वेस्टेड है और वो लोग ने पैसा ऐड भी किया है। दूसरी एक अच्छी चीज जो मुझे लगती है कि वन ऑफ द क्लाइंट हमारे जो ऐड हुए थे 2011 में, वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे। ही डज आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स, और तब पीएमएस की टिकट साइज थी 5 लाख रुपीस। वो भी आज हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं और उनकी लाइफ भी बहुत बड़ी चेंज हुई है बिकॉज ऑफ वेल्थ क्रिएशन विच वी डिड फॉर हिम। तो मैं बहुत अंदर से खुश हूं कि ऐसे क्लाइंट्स के लिए मैं पैसा बना सका। सो विद दैट आई विल स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। मैं ऐसा मानता हूं कि लाइफ में अगर एडवर्सिटी आती है तो ही अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। यानी विथ एवरी एडवर्सिटी कम्स अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे ब्रूस ली का एक स्टेटमेंट है कि डू नॉट प्रे फॉर एन इजी लाइफ, प्रे फॉर स्ट्रेंथ टू एंड्योर अ डिफिकल्ट वन। और उसी तरह संदीप महेश्वरी जो मोटिवेशनल गुरु है, वो भी बताते हैं कि सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। तो लास्ट ईयर भी हमने देखा कोविड के वजह से काफी लोगों के बिजनेसेस में प्रॉब्लम आए हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये निखरने का समय है। यहाँ जो ट्रबल आए हैं, जो सफरिंग हो रही है, वो आपको लीप फ्रॉग ऊपर लेके जाएगी। यानी मैं ऐसा सिंपल टर्म्स में बताऊं तो आप अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो आप सेकंड में नहीं जाएंगे, आप डायरेक्ट 5th स्टैंडर्ड में चले जाएंगे। तो ये परीक्षा है हम सबके लिए। इसी तरह मेरी परीक्षा हुई थी 2018 में, यानी 2009 से मैं पीएमएस मैनेज कर रहा हूं, लेकिन रियल टेस्ट ऑफ मेरा जो हुआ था वो 2018 में हुआ था कि जब पोर्टफोलियो के काफी स्टॉक्स 30-40% टूट गए थे। तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा लर्निंग कर्व था और उसमें से हम इवॉल्व हुए और आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मेरी मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि लास्ट 12 सालों में मैंने कौन सी मिस्टेक्स की और उसके मुख्य रीजन क्या थे। तो आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, ये जो कंपनीज हैं वहां पे मैंने पैसे लूज किए, 30-40-50-60% तक भी नीचे गए थे। तो वहां पे आप कंपनीज देखेंगे तो काफी कंपनीज में एक बड़ा इश्यू था हाई डेट, और दूसरा इश्यू था लो ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो मैंने भी सीखा है कि ये दो चीज पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि चार्ली मंगर हमेशा कहते हैं कि आई विल नॉट गो देयर वेयर आई एम गोइंग टू डाई। मैं जहां मरने वाला हूं वहां मैं नहीं जाऊंगा। तो मरने में दो चीज हमें स्टॉक्स में दिखती है, एक कि हाई डेट हो और दूसरा
कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बराबर नहीं हो। बीच में जो है वो उसको मैं लकी एरिया मानता हूं कि काफी बार हम मिस्टेक्स करते हैं फिर भी हम उसमें पैसा बना देते हैं। जैसे अभी मार्केट बढ़ रहा है, काफी लोग कचरा लेके भी पैसा बना रहे हैं, तो मैं उसको लकी मानता हूं। मेरे में भी ऐसा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं येस बैंक में मैंने पैसा बनाया है, और येस बैंक में पैसे जब मैंने बनाया ऑलमोस्ट डबल पैसा बनाया था, और वहां जब मैंने बेचा, जब मुझे आइडिया आया कि ये बैंक बराबर नहीं है, उसके बाद भी वो डबल हो गया था। यानी इनिशियली तो पेन पीरियड था मेरे लिए कि भाई बेचा, बाद में भी डबल हुआ, और फिर अल्टीमेटली हमें सबने देखा कि 2019 में उसका क्रैश आया। तो ये एक दूसरा चीज है। और तीसरी चीज ये है कि हम काफी बार अच्छी चीज होल्ड करते हैं लेकिन हम जल्दी बेच देते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे जोट डाउन किया है। लास्ट 12 इयर्स में ये 4 चीज जो मैंने बेची थी, अजंता फार्मा, हिटाची, टाटा स्टील, पोकर्णा, वो मेरे बेचने के बाद काफी बढ़ गए। तो ये मेरी मिस्टेक्स है फॉर लास्ट 12 इयर्स। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो आप लोगों को कभी पता नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज मिस्ड। यानी ये कंपनीज हमने स्टडी की थी लेकिन हमने कभी पोर्टफोलियो में उसको लिया नहीं। यानी पोर्टफोलियो में कभी दिखेगा नहीं ये लॉस, लेकिन ये लॉस ऑफ ओमिशन है, ये अपॉर्चुनिटी लॉस है जो ये स्टॉक्स में मैंने किया। CDSL एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लास्ट ईयर 200 रुपए में हमने बहुत अच्छा स्टडी किया था इसका, लेकिन मेरा व्यू ये था कि लोग इक्विटी में तो आएंगे जरूर, लेकिन वाया म्यूचुअल फंड, वाया PMS आएंगे, नॉट डायरेक्ट इक्विटी से आएंगे, यानी डीमैट अकाउंट खोल के नहीं आएंगे। ये मेरा व्यू था, और मैं ये व्यू में कंप्लीटली गलत हो गया। और आप सबने देखा CDSL हैज बिकम अ मल्टी बैगर, क्योंकि लॉकडाउन के बाद काफी लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन किए। अभी तो तकरीबन 5.25 करोड़ डीमैट अकाउंट्स इंडिया में ओपन हो चुके हैं। उसी तरह लॉरस लैब्स भी मैंने अच्छा स्टडी किया था, लेकिन मेरे को अच्छी तरह वो समझ नहीं आया, और जो चीज मैं समझ नहीं पाता हूं उसको मैं पोर्टफोलियो में नहीं लाता हूं। तो अगेन वहां पे वी मिस्ड इट। डीवीज लेबोरेटरी थोड़ा बहुत वैल्यूएशन कंसर्न मुझे लग रहा था, इसलिए नहीं लिया था। PI इंडस्ट्री, पॉलीकैब, ये मेरे कलीग नाविद मुझे हमेशा बताते थे, पर अगेन वहां पे मेरा कन्विक्शन नहीं बैठता था, तो पोर्टफोलियो में नहीं आया। और फाइनली न्यू एज बिजनेसेस, इंडिया मार्ट और एफएल, अगेन मेरे कलीग संजय मुझे हमेशा पुश करते थे कि सर लुक इनटू दिस बिजनेसेस, लेकिन शायद हाई वैल्यूएशन या फिर थोड़ी कम समझ के वजह से मैं ये कंपनीज नहीं ले पाया। तो मैं ये आपके सामने बता रहा हूं कि कौन सी मिस्टेक्स मैंने की है। नाउ कमिंग टू मल्टी बैगर्स, के लास्ट 12 साल में हमने कहां पैसा बनाया। तो आप देख सकते हैं 12 साल में टाइटन में 28 टाइम्स पैसा बना, रिलैक्सो में 8 इयर्स में 28 टाइम्स पैसा बना, 12 इयर्स में 28 टाइम्स, यानी CAGR कम्स टू अराउंड 32%, हर साल 32% का केगर। उसी तरह रिलैक्सो का केगर इज अराउंड 50%, 51% का केगर रिलैक्सो में है। यहां भी आप देख सकते हैं SBI 12 साल में सिर्फ 2.5 गुना बढ़ा है। तो अगेन ये एक मिस्टेक भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी वी आर वेरी बुलिश ऑन दिस कंपनी। लास्ट ईयर भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे अंडर परफॉर्मर्स में ये एक स्टॉक है, और वहां से एक साल में ये डबल हो गया है। तो ये एक चीज अगेन आपके साथ मुझे डिस्कस करनी थी। मार्वेल में अगर मैं मल्टीबैगर्स की बात करूं तो एक मल्टीबैगर बहुत यूनिक है, वो है स्ट्राइड्स फार्मा। स्ट्राइड्स फार्मा हमने 2012 में अराउंड 750 में लिया था। आज भी उसका भाव 750 ही है, लेकिन वो मल्टीबैगर है। क्यों मल्टीबैगर है? क्योंकि 650 रुपीज वी रिसीव्ड एज डिविडेंड, तो मेरी कॉस्ट प्राइस हो गई है ऑलमोस्ट 100 रुपीज, 110 रुपीज। तो इसलिए ऐसे भी वेल्थ क्रिएट होती है, ये हमें समझना चाहिए कि वेल्थ क्रिएशन सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन से नहीं, इवन डिविडेंड जो आपको बढ़िया मिलता है उससे भी बन सकती है। मोटा मोटा हमारा जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, और ये इवॉल्व हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो है सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी। यानी हम ऐसे फिश पकड़ना चाहते हैं जिसकी साइज ओशन में हो, यानी वो अभी छोटी है, उसके लिए दरिया है खाने के लिए, और वो आगे जाके बड़ी बन सकती है।
बिजनेस में दो चीज पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ग्रोथ। ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस में देखने के लिए। मैनेजमेंट में कैपिटल एलोकेशन एबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी क्या होता है कि जब हम अच्छी कंपनी खरीदते हैं तो उसका आरओसी 25% के आसपास होता है, और आज इंडिया में कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अराउंड 10%। तो 25 माइनस 10 इज 15% ऑफ फ्री कैश फ्लो यू आर जनरेटिंग एवरी ईयर। और ये फ्री 15% आप कहां डिप्लॉय करते हैं, ये मैनेजमेंट पे निर्भर करता है। तो इसलिए मैनेजमेंट की एबिलिटी पे हम बहुत ही जोर देते हैं व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर आप 3 महीना 6 महीना साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो शायद ये एबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन व्हेन वी आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ये चीज हमें देखनी है। जैसे हमने इंफोसिस टीसीएस में देखा है कि वो लोग पैसे से डिविडेंड देते हैं, बाईबैक करते हैं, और अच्छी कंपनीज जैसे रिलैक्सो, टाइटन खुद अपने धंधे में डालते हैं और वहां ही वो लोग आरओसी ही हाई जनरेट कर सकते हैं। फाइनली आता है वैल्यूएशन। अभी जब हम अच्छी क्वालिटी कंपनीज बाय करते हैं तो हमें थोड़ा पे अप करना पड़ता है। तो हम वी आर रेडी टू पे अप फॉर सर्टेन बिजनेसेस के जहां पे हम वैल्यूएशन को लास्ट में रखते हैं। एंड फाइनली डूइंग नथिंग। ये सब अगर अच्छी तरह हो गया तो फाइनली इट इज आर्ट ऑफ होल्डिंग। हमें बस शांति से बैठना है। तो अक्रॉस दिस पीरियड मैंने ये सीखा है कि जो ग्रेट कंपनीज होती है उसके पीछे एक पैटर्न होती है, और वो पैटर्न अगर हम रिकॉग्नाइज कर पाए तो अगेन हम फ्यूचर में भी मल्टीबैगर्स फाइंड कर सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि जो मल्टीबैगर्स होते हैं उसके आप देखो, जो अच्छी कंपनीज होती है उनको हाई मल्टीपल मिलता है, हाई पीई रेशियो मिलता है। तो क्यों मिलता है, इसके पीछे के भी ये रीजंस हैं। जैसे टाइटन हैज बीन रेजिलियंट अक्रॉस मल्टीपल साइकिल्स। 2013 में आरबीआई का एक सर्क्यूलर आया था, गोल्ड ऑन लीज 80-20 रूल आया था, कि जहां पे आप जितना सेल्स इंडिया में करते हो उसका 20% सेल्स आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इसके वजह से काफी ज्वेलर्स हिल गए थे। टाइटन वॉज रेजिलियंट। टाइटन ने वो एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर दिया। उसी तरह 2016 एंड में डीमोनेटाइजेशन हुआ था कि जहां पे पूरा कैश सिस्टम से निकल गया था। फिर भी वहां पे हमने देखा कि टाइटन ने वहां से भी बहुत अच्छा ग्रोथ किया। इसी तरह प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेसेस, तभी मार्केट हाई वैल्यूएशन उसको दे पाती है। तो इंश्योरेंस बिजनेसेस मुझे लगते हैं बोथ लाइफ एज वेल एज नॉन लाइफ के जहां पे 20 ईयर का लॉन्ग रनवे है, 20% आरओई है और 20% का ग्रोथ है। तो 20-20-20 का यहाँ फॉर्मूला मुझे दिख रहा है। एडेप्टिबिलिटी, हमारी कंपनीज ऐसी होनी चाहिए जो चेंज होती रहे टाइम के साथ। तो वैभव ग्लोबल अगेन ऐसी कंपनी है कि जो 2007-8 में ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई थी। तब उसका ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस था और हाई एंड ज्वेलरी वो बेचती थी। आज पूरा ट्रांजिशन हो गया है। टुडे वो लोग लो एंड यानी डीप डिस्काउंटिंग मॉडल पे काम करते हैं। $30 के नीचे उनकी ज्वेलरी, नॉन ज्वेलरी होती है, और वो लोग ब्रिक एंड मॉर्टर से कंप्लीटली निकल के टीवी और वेब से खुद बेच रहे हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑप्शनैलिटी टू डाइवर्सिफाई इनटू रिलेटेड बिजनेसेस। यहां पे मैं जॉकी की बात कर रहा हूं। जॉकी को हम सब जानते हैं कि भाई वो मेंस इनरवेयर की कंपनी है, पर मेंस इनरवेयर का मार्केट साइज इज जस्ट 11,500 करोड़। रिसेंटली 2-3 साल पहले जॉकी वेंचर्ड इनटू एथलेजर। एथलेजर यानी जो हम कैजुअल टी शर्ट्स पहनते हैं या फिर कैजुअल पैंट्स पहनते हैं, वो वहां पे एंटर हुई, जिसकी मार्केट 60,000 करोड़ है। और कोविड में उसको बहुत फायदा मिला क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो लोग टी शर्ट पहन के बैठते हैं, और इसके वजह से अभी दिस कंपनी हैज स्टार्टेड टू ग्रो फास्ट, और 18-20% का ग्रोथ इटसेल्फ इन एथलेजर है। तो अगेन ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप रिलेटेड बिजनेसेस ढूंढते रहते हैं कि नहीं, एडजेसेंसीज में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो कंटिन्यूअस मार्केट शेयर तो गेन करे ही, लेकिन प्रॉफिट शेयर भी गेन करे। तो वी हैव 2 कंपनीज, रिलैक्सो एंड डॉक्टर लालपात, के जो कंटिन्यूअस क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्केट शेयर और प्रॉफिट शेयर गेन कर रही है।
मैनेजमेंट डेप्थ एंड ट्रांजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फोसिस में आप सबको पता है 2-3 साल पहले थोड़े दिक्कतें आई थी, लेकिन अभी अगेन दे हैव गॉट देयर एक्ट टुगेदर और अभी वो बहुत ही अच्छा कर रही है। इवन टीसीएस से बेटर उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं लास्ट 2 ईयर्स से ऑन एवरी फ्रंट। और मैनेजमेंट डेप्थ एंड ट्रांजिशन का मतलब ये है कि फाउंडर मेंबर्स आज कोई भी बोर्ड पे या मैनेजमेंट में नहीं है। नंदन नीलेकानी अभी चेयरमैन है, लेकिन अगेन जो रोल एमडी का होता है और जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन्फोसिस लाए हैं वो अगेन शोज कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कर सकती है। और फाइनली डीमर्जर से भी वैल्यू क्रिएट होती है। जैसे क्रॉम्पटन ग्रीव्स में डीमर्जर हुआ था और उसका एक बिजनेस था सीजी पावर और दूसरा बिजनेस था कंज्यूमर वाला। वी वर वेरी बुलिश ऑन कंज्यूमर बिजनेस, वी बॉट इट एट अराउंड 132 रुपीज और वहां से वो बिजनेस ने पूरा अपना डेट चुका दिया, अपने रिटर्न रेशियोज इंप्रूव किए और आज वही शेयर 132 का 486 हो गया है। तो दिस आर सम ऑफ द पैटर्न्स जो मल्टी बैगर में हमें दिखते हैं। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लोजर भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये सारी कंपनीज हमारे पीएमएस में है, पर्सनल पोर्टफोलियोज में भी है। तो आप अगर इसको कोई भी रिकमेंडेशन मत मानना, इसको बस मैं स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ शेयर कर रहा हूं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं मार्केट में देख रहा हूं। सी, मार्केट को मैं हमेशा रिस्पेक्ट देता हूं फॉर इट्स विजडम। लास्ट ईयर भी हमने देखा था काफी लोग ऐसा बता रहे थे कि भाई मार्केट ओवर वैल्यूड है, वो लिक्विडिटी की वजह से बढ़ रहा है, लेकिन 1-1.5 साल से मार्केट बढ़ रहा है और मार्केट का एक विजडम है इसके लिए बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैं जो स्टॉक्स हैं जिसको मार्केट हाई वैल्यूएशन दे रहा है उसके पीछे का भी एक रीजन है कि जहां पे मार्केट को सेंस आ जाता है कि ये कंपनी ग्रेट है और ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है गोइंग फॉरवर्ड, तो वहां पे मार्केट शॉर्ट टर्म हिकअप्स को इग्नोर करती है, शॉर्ट टर्म हिकअप्स को इग्नोर करती है, शॉर्ट टर्म क्वार्टरली रिजल्ट्स जो खराब आते हैं उसको इग्नोर करती है। तो यहाँ पे फिर प्राइस ऑफ अर्निंग जो होता है वो चेंज हो जाता है टू प्राइस टू अपॉर्चुनिटी साइज। जैसे डॉक्टर लालपाथ है, उसका मार्केट शेयर है सिर्फ 3.5% इन द ओवरऑल डायग्नोस्टिक सेक्टर और डायग्नोस्टिक सेक्टर का मार्केट साइज है 70,000 करोड़। तो मार्केट डॉक्टर लाल पे बुलिश है, इसलिए उसको हाई वैल्यूएशन दे रही है क्योंकि उसने देखा है कि डॉक्टर लाल हैज एग्जीक्यूटेड वेल, उसने टफ टाइम में भी अच्छा किया है और आगे अपॉर्चुनिटी बड़ी है। आज अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज 80% इन डायग्नोस्टिक सेक्टर, तो बहुत बड़ा मार्केट खींच सकती है ये कंपनी। इसी तरह आप देखिए हेवल्स हैड अ प्रॉब्लम, उन्होंने जो लॉयड का बिजनेस खरीदा था वहां पे वो अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट उसको हाई वैल्यूएशन दे रहा है। डोमिनोज, डंकिन डोनट्स में इट इज अ फेलियर बट स्टिल डोमिनोज को हाई वैल्यूएशन मिल रहा है, जुबिलेंट फूड को हाई वैल्यूएशन मिल रहा है। और अगेन टाइटन में भी आप देखिए तो ज्वेलरी के अलावा आईवेयर इज नॉट अ वेरी गुड बिजनेस, उनको 8-9 साल लग गए प्रॉफिटेबल होने में, फिर भी मार्केट उसको हाई वैल्यूएशन दे रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसी कंपनीज को मार्केट अपॉर्चुनिटी साइज से देखता है। जैसे टाइटन में अपॉर्चुनिटी साइज इज 4 लाख करोड़ एंड टाइटन मार्केट शेयर इज करंटली ओनली 6%, यानी इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद भी सिर्फ 6% का उसका मार्केट शेयर है। वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंपनीज। आप यहाँ पे देखिए 2 कंपनीज मैंने ली है इंडिया की और 2 कंपनीज इंटरनेशनल जायंट्स की ली है, रिलैक्सो वर्सेस नाइक। आप देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रिलैक्सो के कहा है 57%। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यानी उसको मैं ऐसा समझाऊंगा आपको कि कंपनी 43 रुपीज में चीज बनाती है और उसको 100 रुपीज में बेचती है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से हमें पता चलता है कंपिटिटिव एज ऑफ दैट कंपनी, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जजिंग अ कंपनी। इसी तरह आप आरओसीई देखिए। और रिलैक्सो की मैं एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 2013 एंड में आई जॉटेड डाउन 2 कंपनीज और मैंने ली भी थी पीएमएस में, एक रिलैक्सो और दूसरी केवल किरण, अगेन इट इज अ अपैरल कंपनी, और आई वाज मोर बुलिश ऑन केवल किरण एट दैट टाइम। लेकिन फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेक्स्ट 2 इयर्स में मैंने देखा कि रिलैक्सो वाज एग्जीक्यूटिंग वेल और केवल किरण के जो प्रमोटर थे वो थोड़े कंजर्वेटिव थे, वो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते थे, एक्सपांशन नहीं कर रहे थे, तो इसलिए वो कंपनी वाज गोइंग नोवेयर। तो आई सोल्ड इट ऑफ आफ्टर 2 इयर्स और रिलैक्सो में मैंने ऐड की पोजीशन।
और अल्टीमेटली नाउ इन लास्ट 8 years इट इज अप 28 times एंड स्टिल वी आर बुलिश, स्टिल वी आर होल्डिंग इट. सिमिलरली वैभव ग्लोबल को आप अगर कंपेयर करें तो क्यूरिट रिटेल वो जायंट है, 91% मार्केट शेयर है उसका, और वैभव ग्लोबल का मार्केट शेयर सिर्फ 3% है. पर आप देखिए रिटर्न रेशियोज, अगेन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दोनों के देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों के देखिए, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वैभव ग्लोबल का है 61%. तो नंबर्स हमें बताता है कि कितनी क्वालिटी पड़ी हुई है ये कंपनीज में, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंपनीज. यहाँ पे ये वैभव ग्लोबल यूएस और यूके में जाके बेच रही है, इंटेंस कंपटीशन के बीच में जाके बेच रही है, ई कॉमर्स पे बेच रही है. सो ये सब बताने में मुझे ये आपको बताना था कि आर्ट ऑफ होल्डिंग इज वेरी मच अंडर एप्रिशिएटेड इन दिस मार्केट. यहाँ पे सब लोग क्या बाई करना है, कब सेल करना है, पर चार्ली मंगर का अगेन एक कोट है कि बाइंग एंड सेलिंग डज नॉट मेक मनी, इट इज द वेटिंग, इट इज द होल्डिंग विच मेक्स यू द मनी. तो पैसा बनता है लॉन्ग टर्म होल्ड करने से. हम लोग सब ट्रीज के पीछे भागते हैं और फॉरेस्ट को मिस कर जाते हैं. रियल कंपाउंडिंग अगर करना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना है, अच्छी कंपनीज में रहना है, मॉनिटर करना है, और फ्रीक्वेंट बाई सेल करने की कोई जरूरत नहीं है. सो ये चार्ट अगेन आपको दिखाता है कि अगेन बाय एंड फॉरगेट मैं नहीं बता रहा हूं. बाय एंड फॉरगेट करेंगे तो रिलायंस पावर आपने बाय किया होता और फॉरगेट कर लिया होता तो आज 98% डाउन है आईपीओ से. तो वो मैं नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं बाय एंड मॉनिटर. उसको कंटिन्यूअस मॉनिटर करते रहिए, और अगर वो चीज अच्छी हो रही है तो फिर उसको बेचने की कोशिश मत करिए. यानी इस तरह हम देखते हैं स्टॉक्स को इन सिंपल टर्म्स, कि जब आप शादी करने चाहते हैं तो तब आप सब तहकीकात कीजिए कि भाई लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, एजुकेटेड है कि नहीं है, ये सब देखिए. लेकिन एक बार आपने शादी कर ली फिर थोड़े थोड़े पॉइंट पे डिवोर्स मत कीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो घर्षण होता रहता है, थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस आता रहता है, थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आ सकते हैं. लेकिन इफ द कंपनी इज गुड दे विल बाउंस बैक. उसमें अगर वो डीएनए है तो दे विल बाउंस बैक. जो मैंने आपको इन्फोसिस का एग्जांपल दिया, 2 साल पहले थोड़े प्रॉब्लम्स आए थे, लेकिन अल्टीमेटली दे बाउंस बैक. और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1967 में जो टॉप 10 कंपनीज थी, आज 21 में कोई भी नहीं है. तो बाय एंड फॉरगेट नहीं चलेगा, वी नीड टू चेंज विद टाइम. और आज 2021 में मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर टेक्नोलॉजी कंपनीज, न्यू एज कंपनीज. तो यहाँ पे मैं आपको एक केस स्टडी वैभव ग्लोबल का ही बताता हूं, एंड हाउ वी डू आवर रिसर्च वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं. अगर आप वैभव ग्लोबल का गूगल पे सर्च करेंगे तो लेफ्ट साइड पे जो लिखा है वो आपको दिखेगा कि इंडियन ज्वेलर फेसेस ब्राइट चार्जेस इन यूएस. अभी ये देख के हम डर जाते हैं, या फिर दूसरे किसी को भी पूछेंगे तो वो बोलेगा कि ये प्रमोटर चोर है, तो फिर हम कंपनी को नहीं देखेंगे और रिसर्च नहीं करेंगे. लेकिन जब मैंने ये उनका राइट साइड पे वीडियो देखा, जो एमडीआई गुड़गांव में वो स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे, माइंड यू, हाँ स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे, इन्वेस्टर्स को नहीं. जनरली इन्वेस्टर के सामने आप फेक बन सकते हो, स्टूडेंट्स के सामने फेक बनने की क्या जरूरत है. तो जब वो एड्रेस कर रहे थे और ये इंसिडेंट के बारे में सुनील जी बता रहे थे, तो ही बिकेम इमोशनल. और मैं ये सब चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं, और जो मेरा आज टॉपिक है आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, उसमें ये चीज भी आती है अपार्ट फ्रॉम नंबर्स. तो मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं. ये वीडियो में क्या बोल रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. यू नीड टू विटनेस द बॉडी लैंग्वेज, यू नीड टू विटनेस कि वो जो इमोशनल हो रहे हैं वो फेक हो रहे हैं या रियल में हो रहे हैं. सो लेट्स सी द वीडियो. I continue to give him the gifts on Christmas or when he came to our office in New York. I gave him memento in front of all my employees. So that was misunderstood by State Department as bribe for getting the visas. Nothing to do for getting the visas. Visas are given by State Department in Maryland. But he helped me in expediting the appointments for stamping those visas on the passports of my employees, who would have otherwise have to wait in India for more than a year before they would get the appointment. So that litigation lasted for
more than 3 years. One of the most difficult times, and one of the most, I would say, times, one of the most important times that humbled me to understand the realities of life. After 3 years, all the original charges were dropped. I settled with the State Department on receiving the charges for having given gifts. It was the fact that I gave gifts, which I did not know was against the law. The total gifts that I gave, so total gifts that I gave were total $2,200 over 3 years. But I did not know that there was against the law. But nevertheless, that was behind me, and today I would not change that experience for anything, because that made me wise. और दूसरी एक चीज जो हम बहुत उसको भी इंपॉर्टेंस देते हैं वो ये कि बीइंग गुड इज गुड फॉर बिजनेस। ये कोविड टाइम में हमारी कंपनीज ने सोसाइटी एट लार्ज के लिए क्या किया, यानी अपने एम्प्लॉयज के लिए क्या किया, अपने वेंडर पार्टनर्स के लिए क्या किया, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए क्या किया, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स, इनके लिए क्या किया, वो सब हमने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया। तो टाइटन और पेज में हमने देखा दे डिडंट डू एनी सैलरी कट नॉर डू दे डू एनी रिट्रेचमेंट। इवन टाइटन ने तो अपने चैनल पार्टनर्स को लो कॉस्ट लोन भी दिया। तो ये आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सीके वेंकटराघवन जो टाइटन के एमडी है वो रिसेंटली इंटरव्यू में बता रहे थे कि FY21 में अगर हम चाहते तो 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट ज्यादा कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हमने कोई सैलरी कट नहीं की, किसी को नहीं निकाला, और यही 50 करोड़ हमें आगे जाके 500 करोड़ कमा के देगा। तो ये चीज को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। उसी तरह यूनाइटेड स्पिरिट ने FY21 में 135 करोड़ अपने रेस्टोरेंट ओनर्स, पब्स, बार्स, ये सबको अपलिफ्ट करने के लिए दिया, क्योंकि हम सब जानते हैं बार्स आर क्लोज्ड, पब्स आर क्लोज्ड, तो वो सरवाइव कैसे करेंगे। तो उनको ये इकोसिस्टम को बचाने के लिए यूनाइटेड स्पिरिट ने 135 करोड़ दिया। और माइंड यू ये सब चीजें CSR में नहीं है, CSR एक्टिविटी के बाहर जाके उन्होंने ये चीज की है। वैभव ग्लोबल ने मील्स फॉर नीडी, अक्षय पात्रा के साथ टाई अप करके वो नीडी को मील्स देते रहते हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वो लोग ने काफी, जयपुर में जहां उनका फैक्ट्री है वहां वो सिटी में काफी दिए उन्होंने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने देखा कि उन्होंने जाके रिमोट एरियाज में कैश डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि हम सब जानते हैं स्टेट बैंक का रीच बहुत वाइड है। तो लॉकडाउन के टाइम पे, जो लास्ट ईयर लॉकडाउन था, तब जाके उन्होंने कैश डिस्ट्रीब्यूट किया था। और HDFC AMC इज द ओनली AMC जिनका एक डेडिकेटेड कैंसर फंड है, कि जहां पे जो भी इंटरेस्ट इनकम आती है वो टाटा कैंसर फंड को जाती है, कि टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट को जाती है। तो दिस थिंग्स आल्सो वी कीप इन माइंड, और इसको भी हम इंपॉर्टेंस देते हैं। यहां पे मैं आपको 3 स्टोरीज बताना चाहता हूं शॉर्ट में, कि सक्सेसफुल बिजनेसेस जो होता है ना वो कस्टमर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो हाउ वाज Naukri.com फाउंड, वो कैसे चालू हुई थी। तो संजीव बिखचंदानी GS के MNC जो है उसमें काम करते थे, और वो ऑब्जर्वेशन बहुत करते रहते थे। तो एक बार उन्होंने देखा कि उनके जो कलीग्स हैं वो जब भी ऐसे बैठते हैं और कोई वहां, तब मैगजीन्स आते हैं, बिजनेस मैगजीन्स, तो वो लोग स्टार्टिंग के पेजेस नहीं पढ़ते थे, वो लोग पीछे से चालू करते थे पढ़ना। तो पीछे क्यों पढ़ते थे, क्योंकि लास्ट 10 पेजेस पे जॉब्स के इश्तेहार होते हैं। और उनको तब ये रियलाइज हुआ कि ये MNC में जो बंदा काम कर रहा है उसको भी जानना है कि उसकी वैल्यू क्या है, और जॉब पे उसका फोकस ज्यादा है। तो तभी उनको लगा कि आई शुड स्टार्ट अ पोर्टल कि जहां पे एक बाजू जॉब सीकर्स हो और एक बाजू जॉब गिवर्स हो, और ये दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल बन सकता है। तो दिस इज हाउ Naukri.com स्टार्टेड।
टाइटन में आप सबको शायद पता नहीं होगा, 97 में तनिष्क वॉज अ फेलियर, तनिष्क अच्छा नहीं कर रही थी। लेकिन बाद में एक एग्जीबिशन में जब वो लोग गए थे, टाटा के मैनेजमेंट, उन्होंने देखा कि कैरेट मीटर आया है और कैरेट मीटर मेजर्स द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, और तब उन्होंने सोचा कि हमें हमारे हर एक शॉप में कैरेट मीटर लगाना चाहिए। इससे क्या पता चला, और ये अभी 3 क्वार्टर पहले मुझे भी पता चला कि सीके वेंकट राघवन ने बोला कि जब भी कोई भी बंदा आता है अपना ज्वेलरी चेक कराने के लिए कि भाई उसने लोकल ज्वेलर के पास खरीदा है और वो कैरेट मीटर पे चेक कराता है, तो जनरली ही सोल्ड टेलिंग कि भाई ये 22 कैरेट का है, और निकलता था 16.5 कैरेट इन 1997। सीके वेंकट राघवन ने ये भी बोला कि आज भी 2021 में इट हैज कम अप फ्रॉम 16.5 टू 19.5, अभी भी चीटिंग हो रही है। यानी आपको बोलते हैं 22 कैरेट और निकलता है 19.5 कैरेट। तो अगेन टाइटन टाटा ग्रुप है, ट्रस्ट वाला ग्रुप है, प्योरिटी में वो लोग मानते हैं, 22 बोलते हैं तो 22 ही निकलता है, और इसलिए आज तनिष्क इंडिया का बिगेस्ट ज्वेलर बन गया है। तो कस्टमर प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। और फाइनली अभी जो जोमेटो का आईपीओ आया, उसके जो एमडी है दीपेंद्र गोयल, अगेन हम्बल बैकग्राउंड से है, उसके फादर इज अ टीचर, वाज अ टीचर एट गवर्नमेंट स्कूल, और उन्होंने जब आईआईटी दिल्ली किया तो वो जब बेन में एज अ एम्प्लॉय गए थे, तो वहां पे 13-14 आवर्स का जॉब था और वहां पे कैंटीन थी, लेकिन दैट कैंटीन वाज नॉट सर्विंग देम फूड। तो वो क्या कर रहे थे कि वहां पे जब भी लंच का टाइम होता था तो सब लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते थे, और वहां पे आजू बाजू के जितने रेस्टोरेंट से उसके मेनूज रखे हुए थे वो कैंटीन में, तो बहुत भीड़ हो जाती थी। तो एक दिन दीपेंद्र ने क्या किया कि सुबह आके सारे मेनूज को स्कैन कर दिया और अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। तो दूसरे दिन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट वाला उसके पास आया और उसको बोला कि दीपेंद्र तूने क्या किया है, पूरा 95% ट्रैफिक तेरे पास जा रहा है। तो तब उसको पता चला कि ये भी एक ऐसी चीज है कि कस्टमर नीड्स इट। अगर आप सारे मेन्यूज को एग्रीगेट करके एक जगह पे रख देते हैं तो ये भी एक बिजनेस मॉडल बन सकता है, एंड दिस इज हाउ जोमेटो वाज बॉर्न। सो इस बार अगर हम देखें कि बिगेस्ट चेंज क्या हुआ है ड्यू टू पेंडेमिक, तो किसी ने वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम में नहीं सोचा होगा कि इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी के जहां पे 2.6 लाख एम्प्लॉयज हैं, सारे घर पे बैठेंगे ऑलमोस्ट 100%, और FY21 में दे वुड डू अ रेवेन्यू ऑफ मोर देन 1 लाख करोड़ प्लस। सी ये पावर किसी को नहीं पता था, ये कोविड आया तो पता चला कि घर पे बैठ के भी काम हो सकता है। और लास्ट ईयर इन्फोसिस ने सेव कितना किया ट्रैवलिंग पे, 1563 करोड़। ये तो कितने कंपनीज का मार्केट कैप होता है, इतना तो उन्होंने सिर्फ ट्रैवलिंग पे सेव कर लिया। तो दिस इज द बिगेस्ट चेंज वी हैव सीन। यहाँ पे हमारी सूरत में जो कंपनी है आर वाडीवाला, उसके नैनेश भाई मुझे बता रहे थे कि वी हैव हायर्ड वन एम्प्लॉय फ्रॉम कनाडा, और वो कनाडा से ही काम करेगा, यानी यहाँ नहीं आने वाला है इंडिया में सूरत में, वो कनाडा से काम करेगा। सिमिलरली कंसेप्ट में वी हैव वन लेडी एम्प्लॉय, हमारी कलीग है रोजालिन, आफ्टर गेटिंग मैरिड वो बेंगलुरु से काम कर रही है, वर्क फ्रॉम होम कर रही है, और इतना ही अच्छी तरह कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि कोविड ने हमें सिखा दिया है कि ज्योग्राफी हैज बिकम हिस्ट्री, कोई भी कोने से आप अच्छा काम कर सकते हैं। टाइटन ने 100 करोड़ की ज्वेलरी एवरी मंथ ऑनलाइन बेची। अभी आप सोचिए, जनरली हम लोग ज्वेलरी तो ऑनलाइन खरीदने में नहीं मानते, हमें जहां जाना है, देखना है, परखना है, लेकिन तो भी टाइटन ने 100 करोड़ की ज्वेलरी ऑनलाइन बेची कोविड के टाइम पे। यूनाइटेड स्पिरिट्स के एमडी बता रहे थे कि भाई हम लोग स्टेट गवर्नमेंट्स को बता बता के थक गए कि भाई होम डिलीवरी लिकर का भी अलाउ कीजिए, लेकिन नहीं हो रहा था। कोविड के वजह से इट हैज बीन डन नाउ। तो अभी लिकर महाराष्ट्र में, दिल्ली में और दूसरे काफी स्टेट्स में ऑनलाइन या होम डिलीवरी चालू हो गई है। तो दिस इज अ गेम चेंजर। और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, वहां पे सेटलिंग ऑफ क्लेम्स, जो सर्वेयर है वो खुद फिजिकली नहीं आते हैं, वो वीडियो कॉल करके देख लेते हैं, सर्वे कर लेते हैं और क्लेम जो होता है उसको पास करते हैं। तो सी दिस आर बिग चेंजेस जो हुए हैं। तो मैं बोलता हूं कि इन दिस न्यू इरा द एंटायर वर्ल्ड इज नाउ योर मार्केट एंड मोबाइल इज योर शॉप। यानी जो भी कंपनी है उसकी ऐप अगर आपके फोन में आ गई तो वो कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी चीज हो गई है वो।
माय बिगेस्ट लर्निंग की अगर मैं बात करूं, और ये 12 साल की लर्निंग्स है, सबसे पहली लर्निंग, बिगेस्ट मनी इज नॉट मेड बाय बीइंग कंट्रेरियन। जनरली लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें क्राउड से अलग रह के अगर कोई शेयर हम लेते हैं तो वहां पे बहुत पैसा बनता है, लेकिन आई डोंट बिलीव दैट। मेरे एक्सपीरियंस में ये है, मैं एसबीआई पे कॉन्ट्रेरियन था। मोस्ट ऑफ द पीपल वेर बाइंग एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आई वॉज बाइंग एसबीआई। आई डिडंट मेक दैट मच मनी जितना कोटक और एचडीएफसी में बनता। तो कॉन्ट्रेरियन जरूरी नहीं है कि आपको बहुत पैसा बनाए। सिमिलरली मैं इन्फोसिस पे बुलिश था, एचडीएफसी पे बुलिश था, विद द क्राउड था, तो वहां पे बहुत पैसा बना। टाइटन पे बुलिश था, वहां पे बहुत पैसा बना। दूसरा, स्टार्ट योर रिसर्च विथ क्वालिटी एंड एंड विथ वैल्यूएशन। जनरली हम वैल्यूएशन से शुरुआत करते हैं कि भाई सस्ता क्या है, और फिर देखते हैं कि वहां पे कुछ क्वालिटी मिलती है। नो, स्टार्ट विथ क्वालिटी एंड एंड विथ वैल्यूएशन। मैं अगेन आपको दो एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। सिंटेक्स मैंने बाय किया था 0.35 बुक वैल्यू पे, 0.35 बुक वैल्यू, फिर भी मैंने वहां 50-60% का लॉस किया। और टाइटन जो हमेशा से एक्सपेंसिव स्टॉक रहा है, उसको मैंने हमेशा एक्सपेंसिवली बाय किया है, फिर भी हमेशा पैसा बनाया है। तो क्वालिटी मार्जिन ऑफ सेफ्टी देती है, वैल्यूएशन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना नहीं देती है। थर्ड पॉइंट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओवर वैल्यूड एंड एक्सॉर्बिटेंटली वैल्यूड। काफी लोग ये दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। आज काफी स्टॉक्स मार्केट में जो अच्छी क्वालिटी है वो ओवर वैल्यूड है, आई एग्री टू दैट, लेकिन एक्सॉर्बिटेंटली वैल्यूड नहीं है, मैसिव बबल नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इन्फोसिस 1999 में उसका लास्ट 5 ईयर का कैश फ्लो CAGR ग्रोथ वाज अराउंड 82%, और उसका शेयर प्राइस ऑफ लास्ट 5 इयर्स का केगर था 264%। तो वेयर 82% एंड वेयर इज 264%, बहुत बड़ा डिफरेंस था। इसलिए अल्टीमेटली या तो कैश फ्लो को ऊपर आना है या फिर शेयर प्राइस को नीचे आना है। आज आप कोई भी बिजनेस उठा लीजिए, लास्ट 5 ईयर का केगर शेयर प्राइस का निकालिए, लास्ट 5 इयर्स का कैश फ्लो का ग्रोथ निकालिए, आपको इतना बड़ा डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो दिस इज वन थिंग विच आई हैव लर्नड के मैं ऐसा मानता हूं कि ओवर वैल्यूड है। और इफ यू ट्राई टू थिंक लाइक एंटरप्रेन्योर्स, आप नहीं बेचेंगे। एंटरप्रेन्योर नहीं बेचता है ओवर वैल्यूएशन पे। आप वॉल्टन फैमिली की मैं बात करना चाहूंगा। वॉल्टन फैमिली जो वॉलमार्ट के प्रमोटर हैं, 1970 से वो शेयर होल्ड कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा वेल्थ उन्होंने बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि उन्होंने हमेशा होल्ड किया। दूसरे शेयर होल्डर्स एग्जिट हुए, एंटर हुए, एग्जिट हुए, एंटर हुए, इतना पैसा नहीं बना पाए। तो 10-20% अगर ओवर वैल्यूड है, यू कैन पे इट फॉर गुड क्वालिटी बिजनेस। सिमिलरली मैं ऐसा मानता हूं, इनर वॉइस को हमें इतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना हम दूसरों को सुनने को देते हैं या फिर रीडिंग से देते हैं। तो इनर वॉइस, इंट्यूशन को मैं 50% वेटेज देता हूं मेरे रिसर्च में। बाइंग अगेन आफ्टर यू सोल्ड नीड्स करेज। बहुत लोग मैंने देखा है कि एक शेयर अगर लेते हैं और कुछ रीजन से बेच देते हैं, फिर वो कभी वो शेयर ले नहीं पाते। तो दिस इज अगेन रॉन्ग। मेरा ये वैभव ग्लोबल में हुआ था, मैंने लिया था, लॉस में बेच दिया था, लेकिन अगेन आई री एंटर्ड क्योंकि मुझे लगा कि वो मेरी मिस्टेक थी। और शायद ये मैंने एक करेज दिखाया, क्योंकि अगर मैं फिर से उसमें लॉस करता हूं तो लोग मुझे बोलेंगे कि भाई एक बार तो तूने भूल के दूसरी बार भी फिर से तूने खरीदा ये। लेकिन आई बिलीव कि जो मुझे अंदर से लगता है कि ये चीज अच्छी है, तो मैं फिर वो करता हूं। मैं फिर वहां ये नहीं सोचता हूं कि क्या लोग बोलेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या बोलेंगे लोग। एंड फाइनली, प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। जो स्ट्रेंथ है, यानी मेरी स्ट्रेंथ है सेक्युलर बिजनेसेस अच्छे आइडेंटिफाई करना, मेरी स्ट्रेंथ साइक्लिकल बिजनेसेस में नहीं है, तो ये मैं जानता हूं, और इसलिए मैं मेरी स्ट्रेंथ पे प्ले करना चाहता हूं। अभी हम आते हैं न्यू एज बिजनेसेस पे, कि अभी बहुत लोग अगेन यहाँ पे कॉन्ट्रेरियन है, यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि वैल्यूएशन अनजस्टिफाइबल है। तो मैं यहाँ आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक मॉडल जो है उसको हमें ट्रेडिशनल अकाउंटिंग से नहीं देखना है। जैसे हम लोग कोई ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में क्या करते हैं कि एक फैक्ट्री आपने डाली तो उसको आप कैपिटलाइज करते हैं, उसको आप नेक्स्ट 10 इयर्स 15 इयर्स तक डेप्रिशिएट करते हैं, जब तक उसकी यूजफुल लाइफ है तब तक उसको डेप्रिशिएट करते हैं। नए बिजनेसेस में व्हाट इज देयर एसेट? उनकी एसेट क्या है? तो भाई ब्रांड उनकी एसेट है, कस्टमर एक्विजिशन या फिर हैप्पी कस्टमर्स वो उनकी एसेट है,
टेक्नोलॉजी ये उनकी एसेट है। अभी ये सब तो हम लोग एक्सपेंसेस के तौर से दिखा देते हैं, यानी इसलिए हमें लॉसेस दिखते हैं यहाँ पे। दूसरा चीज मैं ऐसा मानता हूं और हम देख भी रहे हैं ये कि वैल्यू इज शिफ्टिंग फ्रॉम फिजिकल एसेट्स टू आइडिया एंड इंटेलेक्ट। यानी आज वर्ल्ड की जो टॉप कंपनीज है, गूगल, फेसबुक, दे हैव वर्चुअली जीरो एसेट्स, फिर भी सबसे बड़ा मार्केट कैप वहां पे है। तो वैल्यू शिफ्ट हो रही है। इंडिया में भी ये जो नए यूनिकॉर्न्स लिस्ट हो रहे हैं, वहां पे ये चीज हमें दिख सकती है। ये लोग के मार्केट कैप बहुत बढ़ सकते हैं, यानी दे कैन इवन एंटर निफ्टी सेंसेक्स वेरी सून। और नेक्स्ट 5 इयर्स में शायद टेक्नोलॉजी का वेटेज सेंसेक्स में बहुत बड़ा हो सकता है। ई कॉमर्स डज नॉट रिक्वायर रियल एस्टेट, इट रिक्वायर्स डिलीवरीज। आपको एक स्टेटिस्टिक्स देता हूं, कैलेंडर ईयर 2020 में इंडिया ने 300 करोड़ पार्सल्स डिलीवर किए, और इसमें मैं फूड डिलीवरी को गिन नहीं रहा हूं। 300 करोड़ पार्सल्स यानी पर डे हुआ 8.5 लाख पार्सल्स पर डे। अभी वो शायद 10 लाख पे आ गया होगा। मेरे घर पे प्री कोविड एक पार्सल आता था हफ्ते में, अभी आफ्टर कोविड 4, 5, 6 पार्सल आ रहे हैं पर वीक। तो सी द डिफरेंस। हम लोग अभी हैबिट फॉर्मिंग स्टेज में आ गए हैं। यानी ई कॉमर्स पेनिट्रेशन अभी भी इंडिया में सिर्फ 5% है, चाइना में इट इज 35%। और इसलिए यहाँ पे एक्सपेंसेस और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। तो जो लॉस मेकिंग है उसको मैं ऐसे देखता हूं कि इट इज लाइक एजुकेटिंग योर किड। आप अपने बच्चे, बेटे बेटी को पहले दिन से जॉब के लिए नहीं डाल देते हैं, आप उनको पहले 20-25 साल तक खड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, कॉलेज में डालते हैं, अच्छी कॉलेजेस में। तो उसके पीछे आप पैसा खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और उसके बाद 25 साल के बाद वो आपको 40 साल तक वो अच्छा पांव पे खड़ा होके अच्छा कमाता है। तो सिमिलरली अभी ये सब बिजनेस मॉडल में यही हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं और इसलिए हमें लॉसेस दिख रहे हैं। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने संजीव बिखचंदानी के पास से सुनी थी कि कस्टमर मनी इज मोर वायबल देन इन्वेस्टर्स मनी। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि भाई कस्टमर मनी आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आपको इन्वेस्टर मनी ही मिल रहा है और फंड करते जा रहे हैं तो वो अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं है। यानी इन्वेस्टर मनी तो अगर आप अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे, अगर आप अच्छी तरह से बात करेंगे, स्प्रेडशीट में अच्छा प्रोजेक्शंस दिखा देंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन कस्टमर मनी आपको तभी मिलेगा जब आपका बिजनेस मॉडल अच्छा है। तो ये चीज अगेन हमें यूनिकॉर्न्स में ध्यान रखनी है, ये डिफरेंशिएट करना है। और दूसरी आप चीज देखिए, जो भी मल्टीबैगर्स होते हैं, बड़ी कंपनीज बनती है, वो इनिशियली बहुत हाई ग्रोथ फेज में होती है। तो वॉलमार्ट के आप ग्रोथ फिगर्स देखिए, फेसबुक के आप ग्रोथ फिगर्स देखिए, गूगल के 2004 से 7 में ग्रोथ फिगर्स देखिए, सब 50-60% से ग्रो कर रहे थे। अमेजॉन के आप ग्रोथ फिगर्स देखिए। सिमिलरली इंडिया में भी आप देखिए, ये सब कंपनीज जो मल्टीबैगर बनी है उसके ग्रोथ फिगर्स देखिए। इंफोसिस 96-97 वाज ग्रोइंग एट 60%, बजाज फाइनेंस 50%, जोमेटो अभी करंटली इज ग्रोइंग एट 80-90-100%। तो ये हमें समझना है। डीमार्ट आईपीओ आया था तब सबको एक्सपेंसिव लग रहा था, लेकिन इट इज ग्रोइंग एट 30-40%। तो ग्रोथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर एनी बिजनेस टू डू वेरी वेल। और दूसरी चीज क्या होती है, कोई भी चीज शॉर्ट टर्म के लिए ओवर वैल्यूड हो सकती है, लेकिन 10 इयर्स के लिए ओवर वैल्यूड होती है, 15 इयर्स के ओवर वैल्यूड होती है, ये क्वेश्चनेबल है। सो नाउ आई एम कमिंग टू हमारे कंसेप्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं। तो आप नीचे का टेबल अगर देखेंगे तो कॉन्फ्रेंस कॉल लास्ट 1 ईयर में हमने 508 अटेंड किए, हमने 22 इन्वेस्टर मीट अटेंड की, एनुअल रिपोर्ट्स हमने 320 अच्छी तरह पढ़े, स्टॉक स्पेसिफिक रिसर्च हमने 56 कंपनीज का किया, 7 इंडस्ट्री हमने कवर की। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पोर्टफोलियो एडिशन सिर्फ 3 स्टॉक हमने ऐड किया, और वो भी 2 प्लान मिला के, लेजेंड और मार्वेल मिला के सिर्फ 3 स्टॉक। यानी कहने का मतलब ये है हम लोग बहुत काम करते हैं। जो मैंने आपको डक वाला पिक्चर बताया था, डक क्या करता है कि वो ऊपर से बहुत शांत दिखता है लेकिन अंदर से वो पैडल हिलाता रहता है, वो काम बहुत करता रहता है, तभी वो स्विम कर सकता है। तो हम लोग भी काम बहुत करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट जब करना होता है या फिर एक्शन लेना होता है, वहां पे हम बहुत चूजी रहते हैं, बहुत कम एक्टिविटी करते हैं। सो फनल इज वाइड एट द टॉप एंड नैरो एट द बॉटम। और हाउ वी आर डिफरेंट, तो हमारा चर्निंग रेशियो बहुत कम है,
हम लोग टाइमिंग नहीं करते हैं। कोविड के टाइम पे भी हमने जो पोर्टफोलियो था वो पोर्टफोलियो 100% इन्वेस्टेड था, आज भी हम 100% ऑलमोस्ट इन्वेस्टेड है। हमारा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है 20 स्टॉक का, अभी रिसेंटली वी हैव 19 स्टॉक्स, और मेरे पोर्टफोलियो में सारे विराट कोहली है, यानी एक विराट कोहली आउट होता है तो दूसरा अगेन विराट कोहली ही एंटर होता है। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन में हम बिलीव करते हैं, वी थिंक लाइक एंटरप्रेन्योर्स, वी आर नॉट फिक्सेटेड, हम लोग फिक्सेटेड नहीं है, वी चेंज, वी इवॉल्व, वी स्टे विथ विनर्स एंड सेल द लूजर्स, वो हम करते रहते हैं। हमारा पोर्टफोलियो बहुत लिक्विड है, यानी ऐसा नहीं है कि हम कोई पंटिंग स्टॉक में हमने पैसा डाल दिया और बना दिया। हमारा पोर्टफोलियो बहुत ही लिक्विड है, एक ही दिन में पूरा लिक्विड हो सकता है। 12 साल से मैं यहाँ पे हूँ, कंसिस्टेंट हूँ। हमारी रिसर्च टीम वेल क्वालिफाइड है, सीए, सीएफएस, एमबीएस वाली टीम है जो आज आप सुनने वाले हैं। और वी हैव एक्सपीरियंस मार्केटिंग टीम, वी हैव जैनिश, भावेश, सचिन, तो ये पूरी अच्छी टीम है हमारी। हार्दिक हमारे साथ है, संकेत अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड वी हैव हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, यहाँ पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो भी जो हेमंत सर ने बताया कि जो भी फंड हम शुरू करते हैं वो पहले प्रमोटर के मनी से शुरुआत होती है, और वहां ही हम उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं। तो बिफोर गोइंग टू दिस, मुझे लगता है आई हैव एक्सीडेड माय टाइम, सो मैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइकोटॉमी बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड इकोनॉमी, ये मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में आपके साथ रहूंगा, तो आप जुड़े रहना, ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं वो आपके साथ एंड में क्वेश्चन आंसर में शेयर करने वाला हूं। और ये अगर मैं देखूं कि इंडिया में व्हाई वी आर नॉट प्राउड ऑफ इंडिया, आप देखिए ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि लास्ट सेंचुरी के जो टॉप 10 फिलेंथ्रोपिस्ट है उसमें नंबर 1 इंडिया का है जमशेदजी टाटा, टाटा सन्स। हम सबको ऐसा इंप्रेशन था कि बिल गेट्स बहुत देते हैं या फिर वॉरेन बफेट बहुत देते हैं, लेकिन जमशेदजी टाटा हैज एक्सीडेड एवरीवन, $102 बिलियन। तो ये हमें चीज याद रखनी है। एंड फाइनली बिफोर एंडिंग मैं कहना चाहता हूं कि बिलीव इन इंडिया, ये मेरे गुरु राकेश झुनझुनवाला भी बोलते रहते हैं कि बिलीव इन इंडिया माय फ्रेंड्स। हम लोग शॉर्ट टर्म सोचते रहते हैं, वी आर नॉट लुकिंग एट द बिग पिक्चर, नेक्स्ट 10 इयर्स में क्या हो सकता है, 15 इयर्स में क्या हो सकता है। लुक एट फॉरेस्ट, डोंट लुक एट ट्रीज। और फाइनली अगेन एक चीज बताना चाहता हूं कि पहले प्रमोटर्स वेर नोन कि भाई इसका स्विस बैंक में कितना पैसा है, इस तरह से बातें होती थी। आज ये चेंज हो गया है, आज बातें क्या होती है, ये प्रमोटर का मार्केट कैप क्या है। तो दिस इज द चेंज विच इंडिया इज विटनेसिंग। और एक चीज फाइनली मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो विद दैट आई कंप्लीट माय प्रेजेंटेशन। ये मेरी टीम है, आज आप उनको सुनना, दे आर बेटर देन मी, आपको और मजा आएगा और जानने को मिलेगा। एंड सी यू इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू वेरी मच।